तो बिजनेस का हमारा रिवीजन आज से स्टार्ट होता है। इसका आज से श्री गणेश है। तो जो पीपीटीज के थ्रू साल भर पढ़ाई हुई है, आपके पास जो नोट्स है, मैं उन्हीं को टेकअप करूंगा। गॉट इट क्लियर? क्योंकि एज इट इज रिवीजन क्लास, तो आई प्री अज्यूम कि आता सबको सब कुछ है, क्योंकि 10 दिन की रिवीजन क्लास में पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया जा सकता। तो इट इज जस्ट ब्रशिंग अप। आई रिपीट, इट इज ब्रशिंग अप। समझ में आ गया? अब ब्रशिंग अप का मतलब ये नहीं कि पेप्सोडेंट लगा के खजड़ा खजड़ा चालू कर देना है आपको। ओके, तो समझ लीजिए कि आप किसी रिलेटिव के यहाँ गए हैं दिन में 1:30 बजे। बिल्कुल उम्मीद मत करिए कि वो आपको खाना खिलाएगा। हाँ, मैगी बन जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, और बाजार से वो सड़े तेल की मुन्ना हलवाई की पकौड़ी भी चली आएगी। तो रिवीजन इज लाइक दैट ओनली। ठीक है, तो सब लोग एक नई कॉपी बना लें या तो, और या तो पुरानी कॉपी में भी लिख लें, बाद में एड ऑन कर लीजिएगा। चलिए, सबसे बड़ी बात है बच्चों, हमारा पहला यूनिट, पहला चैप्टर, इट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट शब्द की हम बात करते हैं तो यहां पे आता है भाई मैनेज। थोड़ा ज्यादा होली खेल लिया। चलिए बच्चों, तो इट इज मैनेज मैन व्हाट इज कॉल्ड एज टैक्टफुली। गॉट इट क्लियर? तो कभी कभी मैं पूछता हूं कुछ लोगों से जो कॉर्पोरेट्स में या बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करते हैं, मैं पूछता हूं भाई व्हाट इज योर मेन वर्क। कह रहे मेन वर्क पूछे तो बस ऑफिस की पॉलिटिक्स मैनेज करना है बस। काम तो सेकेंडरी एक्टिविटी है, काम तो सेकेंडरी एक्टिविटी। कहाँ किसके कंट्रोल पैनल में जाके कैसी सेटिंग करनी है, और हमारा कंट्रोल पैनल हमेशा लॉक्ड रहे, कोई हमारी ना सेटिंग कर दे। तो बस यही हमको आज की तारीख में कॉर्पोरेट सेक्टर में देखना है। दैट इज बेसिकली वर्क। समझ में आ गया? पक्का? तो जैसे भाई टीचर का काम पढ़ाने का तो सेकेंडरी हो गया है, मेन है बच्चा थोड़ा डिसिप्लिन रहे, थोड़ा क्लास में आता रहे, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में मन लगाए। पता लगा मम्मी ने बेलन खींच के मारा, बच्चा नाराज हो गया है, अब वो नाराजगी उसकी स्कूल पे निकलती है, उसका मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में। तो साइकोलॉजिकल टीचिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी सब्जेक्टिव टीचिंग। तो वही चीज यहां पे भी है, कैसे आप चीजों को मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट का सिंपल सा मीनिंग है प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इफेक्टिवली का मतलब होता है एज पर द गिवन टाइम कंप्लीट हो जाए, और एफिशिएंटली का मतलब हो गया ऑप्टिमम कॉस्ट। समझ में आ गया? समझ में आगे चिल्ड्रन? तो जितने समय में काम होना है, भाई मैं 4 साल में आईएएस का सिलेबस पढ़ा सकता हूं कॉमर्स का, बट भाई एग्जाम तो भाई 11-12 महीने में हो ही जाता है। तो ये इफेक्टिवनेस नहीं होगा। फीस भी एकदम कम से कम लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कॉस्ट भी कम से कम होनी चाहिए, और सो कॉल्ड टाइम पे काम भी पूरा हो जाना चाहिए। तो अगर हम बात करें अपने कॉस्ट कॉन्सेप्ट की इकोनॉमिक्स में चिल्ड्रन, तो आपने शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा होगा। समझ में आ गया? तो शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब पढ़ते थे, तो ये जो मिनिमम पॉइंट होता था, ये सबसे सस्ती कॉस्ट होती थी। तो यही बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है चिल्ड्रन। इज दैट क्लियर? तो टाइम पे सिलेबस खत्म हो, और कम से कम कॉस्ट पे अच्छा गाइडेंस बच्चे को मिल जाए, दैट इज गुड मैनेजमेंट ऑफ एन एजुकेशनिस्ट। खोपड़े में बात गई? तो ये पुराने जमाने में पढ़ाया जाता था पॉडस्कॉर्प। ये पॉडस्कॉर्प क्या होता था चिल्ड्रन? पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, डी फॉर डायरेक्शन, एस फॉर स्टाफिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग यहां पे है नहीं, सो कॉल्ड, इसमें सी फॉर कंट्रोलिंग लग जाएगा पहले। आई रिपीट चिल्ड्रन, सी फॉर कंट्रोलिंग। ये 12th का सिलेबस है। और इसके आगे जो ऑर्ब है, इसमें थोड़ा एब लगा हुआ है। ओ इज ऑर्गेनाइजिंग, चीजों को सही से ऑर्गेनाइज करना, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए मैनेजमेंट गुरुज ने इसको यहां से गायब कर दिया, और यहां पे सिर्फ 2 चीजें रखी जो 12th के सिलेबस के प्रीव्यू के हमेशा बाहर रहती हैं। इट इज आर बी। आर मतलब चुगली करना, और बी मतलब औकात में खर्च करना। तो आर इज रिपोर्टिंग। समझ में आ गया? जो काम दिया गया वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। एंड बी इज बजटिंग बेसिकली। समझ में आ गया? तो पहले किसी भी काम को करने का एक बजट बनाइए, और ये देखना है कि उसी बजट के अंदर वो एक्टिविटीज अचीव हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो प्लानिंग का मतलब होता है गोल सेटिंग, कि भाई जो काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करने की बात की जा रही है वो अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ऑर्गेनाइजिंग, किसको क्या ड्यूटी असाइन करनी है, किस टीम को क्या टास्क देना है। अब मान लीजिए कि भाई आपने एक बहुत बड़ा सा चेन ऑफ होटल्स रन करने की सोची, और आपने एक सीए को पकड़ लिया, और आईएचएम पूसा होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के कुछ कैंडिडेट्स को पकड़ लिया। इनको आप कह रहे हैं बढ़िया रेसिपी बनाओ,
और इनको कह रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ठीक से ऑडिट कर देना, दोनों काम कबाड़ हो जाएगा एकदम। समझ में आ गई बात? तो मछली को कह रहे हैं कि ये चिड़िया की तरह उड़ो, और चिड़िया कह रहे हैं मछली की तरह तैरो। ना वो तैर पाएगी ना वो उड़ पाएगी। खोपड़े में बात गई। सो योर प्लानिंग शुड बी करेक्ट। ऑर्गेनाइजिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो पर्सन जिस टास्क के लिए एफिशिएंट एनफ है, आप उसको वही टास्क अलॉट करें। स्टाफिंग भी यहीं से स्टार्ट होता है बेसिकली, गेटिंग द राइट पीपल, जो राइट क्वालिफिकेशन प्रोसेस कर रहा है, पोजेस कर रहा है, नॉट प्रोसेस कर रहा है, टू एम्प्लॉय देम एट द राइट टेस्ट प्लेस एज सच। खोपड़े में बात गई। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है सारी चीजें, मैन, मटेरियल, मशीन, इन सबको सही जगह ऑर्गेनाइज करके इकट्ठा करके लाके रखना। और उसके बाद जो पर्सन जिस लायक है, काबिल मूवी आपने देखी होगी ऋतिक रोशन की, शायद उसमें गूंगा बना था। हाँ, तो वही जो काबिल है वो गूंगा बना था ना, अच्छा अंधा था, एक ही बात है, एक ही बात है, अंधा हो गूंगा हो भाई, थोड़ा सा दिव्यांग था ना। तो भाई अब यहाँ पे सही इंसान को जो सही क्वालिफिकेशन पोजेस कर रहा है, सही जगह पे हम लगा दें। अगर गड़बड़ जगह पे किसी को लगा दिया तो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। और इंडिया के 99% एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऐसा ही होता है। यूनिवर्सिटीज की बात कर लीजिए, बड़े बड़े प्रोफेसर खुद पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस पढ़ाते हैं, और अपने जो रिसर्च एसोसिएट होते हैं उनको कहते हैं जाओ तुम ग्रेजुएशन जाके बेड़ा गर्क करो। कॉपी चेक करना मोस्ट क्रूशियल एक्टिविटी है, खुद नहीं करेंगे, रिसर्च स्कॉलर से बोल दें कॉपी चेक करो। रिसर्च स्कॉलर को कितनी अकल, वो स्केल रख के नंबर देता है। 4 इंच का आंसर है तो 3 नंबर, 8 इंच का आंसर हो 10 नंबर। उसके अंदर चाहे कुछ कुछ होता है कि स्टोरी लिखी होगी, बाद में उसे पता लगा कुछ भी नहीं हो पाया। ओके, सो डायरेक्टिंग चिल्ड्रन, नहीं ऐसा होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अब आईएम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पे कॉपी ठीक से चेक होती है। बट जितनी भी ये चालू छाप यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहां पे बच्चों कॉपियां ऐसी ही चेक होती हैं। तो इसीलिए कहता हूँ चालू छाप यूनिवर्सिटी में कभी मत पढ़ाइएगा या पढ़िएगा। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है भाई? मूवी वाला डायरेक्टर नहीं। इट इन्वॉल्व लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल। तो जब आप डायरेक्टिंग का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको लीडरशिप पढ़ाया जाएगा, वहां पे आपको मोटिवेशन पढ़ाया जाएगा, सुपरविजन पढ़ाया जाएगा कि भाई आप अगर घर में रह रहे हैं और मम्मी टाइम टू टाइम आपको खाना दे रही, खाने को नहीं दे रही, खाना दे रही हैं, खाने को तो बहुत कुछ देती हैं, वो खाना दे रही हैं, कब आपको पढ़ना है, कब क्लास के लिए जाना है, सवेरे आपको उठा भी दिया गया, कुछ लोग ठीक से नहीं उठते तो फिर मम्मी वहां पे रोनाल्डो बन जाती हैं और बच्चे को फुटबॉल बना दिया जाता है। ओके, और कभी कभी तो बकेट का, बाल्टी और मग्गे का भी इस्तेमाल किया जाता है उठाने के लिए बच्चों को। तो व्हाट मम्मी इज डूइंग, मम्मी क्या कर रही हैं? इन्फ्लुएंस कर रही हैं। समझ में आ गया? डायरेक्ट कर रही हैं बेसिकली। कंट्रोलिंग, मॉनिटर करेंगे अपने स्टैंडर्ड्स को जो हमने बनाए हैं विद द एक्चुअल आउटपुट। अगर पॉजिटिव है तो भी खतरनाक है, नेगेटिव है तो भी खतरनाक है। जितना प्री डिटर्मिन्ड था उससे कम प्रोड्यूस हो रहा है तो प्रॉब्लम इज दिस कि भाई मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा तो ठेंगा बेचोगे जाके। और जितना प्री डिटर्मिन्ड था उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, व्हाट विल हैपन, सप्लाई बढ़ जाएगी, सामान सस्ते में बेचना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको अगर ठीक से आती हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन दिन दुगनी शाम चौगनी, रात को क्वाड कोर और भोर में ऑक्टा कोर तरक्की कर जाएगा। तब तो आप बन पाएंगे टाटा एंटरप्राइजेस, और नहीं तो वही टल्लू एंटरप्राइजेस बनेंगे और चौराहे पे भजिया तलेंगे बैठ के। गॉट इट? चलिए, तो व्हाट इज चिल्ड्रन इफेक्टिवनेस इज कंसर्न्ड विद द doing of what children, right task, completing activities and achieving goals। goals वैसे तो 2 होते हैं बट मैं 3 पढ़ा देता हूं। एक गोल होता है व्हाट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। दूसरा गोल क्या होता है? सेल्स मैक्सिमाइज। ये तो भाई कंपनी का, किसी कॉर्पोरेट का, किसी बिजनेस का अपना गोल है। बट हमारे इन्वेस्टर्स खुश रहें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये कैसे होगा सर? अरे भाई प्रॉफिट तो आपने कमा लिया और पिछले 5 साल से डिविडेंड नहीं बांटा आपने अपने शेयर होल्डर्स को, तो क्या नए शेयर होल्डर्स के अंदर चार्म रहेगा आपकी कंपनी के डिविडेंड शेयर्स खरीदने का? बिल्कुल नहीं रहेगा बच्चों, वो आपकी कंपनी के शेयर्स नहीं परचेज करेंगे। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, सेल्स भी बढ़ रही है, बट कोई हरकत ऐसी हुई नहीं जिससे न्यू इन्वेस्टर मार्केट में आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर्स खरीदने आए। आप बोनस दीजिए, डिविडेंड दीजिए उनको, तब तो जाकर उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, एल्स नहीं होगी। स्टार्टिंग के 1-2 साल चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई नई कंपनी है, लेट देम स्टैंड ऑन देयर फीट। बट उसके बाद अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया तो जिस फीट पे आप स्टैंड हुए थे वही वाला शू खींच के मारेंगे वो आपको। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी?
मैंने पहले ही बता दिया आपको, डन एट मिनिमम कॉस्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है मिनिमम कॉस्ट है तो एम्प्लॉय तनख्वाह काट लो, ये नहीं होता मिनिमम कॉस्ट। समझ में आ गया? जैसे भाई गरीबी हटानी है, गरीबों को नहीं हटाना है, गरीबी हटानी है। जनरल डायर की तरह सबको मार डालो, ना रहेंगे गरीब ना रहेगी गरीबी। अच्छा गरीब मेल है गरीबी फीमेल है, मतलब गरीब को मार तो गरीबी विधवा हो गई। समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं है, गरीब इज द पुअर मैन, उसके अंदर स्किल क्रिएट करिए, एजुकेशन अच्छी दे दीजिए उसको ताकि वो भी कुछ अच्छा करे। सो इफ बाय यूजिंग लेस इनपुट ऑफ रिसोर्सेज, पैसा कम, मटेरियल कम, घटिया इक्विपमेंट, सड़क छाप टैलेंटेड पर्सन, बेनिफिट अगर ज्यादा मिल रहे हैं तो भाई एफिशिएंसी है। बट अगर आपने लोगों को हायर ही नहीं किया, स्कूल का इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आ रहा था, प्रिंसिपल का 15 दिन छुट्टी कर दो, स्कूल चलेगा ही नहीं तो बिल आएगा ही नहीं। समझ में आया? तो ये एफिशिएंसी कभी भी नहीं होगी। ऑल्सो इंक्रीज व्हेन सेम बेनिफिट विद फ्यूअर रिसोर्सेज इज पॉसिबल। तो जैसे हम बात करें, आजकल बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में चिल्ड्रन, छतों पे फैक्ट्री में पतंग दौड़ाई नहीं जाती है, तो इट कुड बी यूज फॉर सोलर पावर जनरेशन, तो इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस में कमी लाई जा सकती है। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया, तो बड़े बड़े ऑफिस स्पेसेस अब हमें हायर करने की जरूरत नहीं है, पीपल कैन डू वर्क फ्रॉम होम। लोगों का भी फायदा है, गाड़ी का तेल बचेगा, पार्किंग स्पेस बचेगी, ड्राइवर नहीं रखना पड़ेगा, गाड़ी का एक्सीडेंट भी कम होगा, चलेगी कम तो एक्सीडेंट भी गाड़ी का कम होगा। देर आफ्टर घर में है तो टी शर्ट और निक्कर में और कुर्ते पैजामे में पूरा काम हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? ऑफिस में है तो भाई पीटर इंग्लैंड, पीटर न्यूयॉर्क, पीटर ऑस्ट्रेलिया, इनकी शर्ट पैंट भी खरीद के पहननी पड़ेगी आपको, तो काफी फायदे होते हैं। सो देर आर कंडीशंस जहां पे आपको इफेक्टिविटी नजर आएगी बट एफिशिएंसी नजर नहीं आएगी। कैसी कंडीशंस है? 5000 यूनिट्स एक साल में बनानी है, मैनेजर ने बना लिया 5000 यूनिट, बट जो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी चिल्ड्रन, वो एक्चुअल से थोड़ी ज्यादा हो गई, एक्चुअल से थोड़ी ज्यादा हो गई। तो आज की क्लास तो चलिए ठीक है चली रही है, अगली क्लास में जब आप बैठे बच्चों तो ये नोट जरूर लेके बैठिएगा। समझ में आ गया? ताकि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं एक हाइलाइटर भी लेकर उसको मार्क भी करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में जब आंसर लिखेंगे ना तो दिमाग में वो पेजेस की एक अनकॉन्शियस माइंड में इमेज बनेगी आपकी, हाँ उस पेज पे वो लिखा था, उस पे वो लिखा था, तो वो आ जाएगा अंदर से। गॉट इट? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई मोस्ट ऑफ द टाइम तो पावर फेलियर रहता था, तो फैक्ट्री 8 घंटे चलनी थी, बिजली बत्ती 3 घंटा गायब है, तो 8 घंटे की एक और शिफ्ट लगाई आपने, वर्कर्स का नंबर आपने डबल कर दिया, आपकी लागत बढ़ गई। तो इन दैट केस आपने काम तो किया बट क्या एफिशिएंसी थी? बिल्कुल नहीं थी, आपकी कॉस्ट बढ़ चुकी है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? कॉस्ट कम थी बट इफेक्टिविटी नहीं थी। बिजनेस में कंसंट्रेट ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विद फ्यूअर रिसोर्सेज, कॉस्ट कम कर ली बट टारगेटेड प्रोडक्शन को टाइम पे अचीव कर ही नहीं पाए चिल्ड्रन। तो इन दैट केस यहां पे आप एफिशिएंट तो है बट इफेक्टिव नहीं है। समझ में आ गया? खाना बहुत बढ़िया बनना चाहिए, पापा ने भैया की शादी में हलवाई अंकल को बोला, बट मैं दूंगा सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए पर हेड। हलवाई कह रहा है पानी में ही पूड़ी तलनी पड़ेगी। समझ में आया? तो क्या पूड़ी का वो टेस्ट आएगा? बिल्कुल स्टीम्ड पूड़ी, स्टीम्ड राइस तो चलिए चल जाता है, समझ में आ गया, आलू भी स्टीम्ड मिलेगा। तो सुपर डाइट कॉन्शियस वेडिंग डिनर था, और जो लोग आए 501 का लिफाफा लेके वो 500 की नोट निकाल लिए, और 1 रुपए का वही वाला सिक्का था जो लोकली बनता है, जो चलता भी नहीं है बाजार में। ठीक, तो एनवलप कबाड़ी को ही 100 रुपए किलो के हिसाब से बेचना पड़ेगा आपको। समझ में आ गई बात? तो दोनों चीजें होनी चाहिए। तो मैंने पढ़ाया तो बहुत बढ़िया बच्चों को, बट 22 महीने लग गए कोर्स कंप्लीट होने में। तो कंपार्टमेंट वालों को तो बहुत अच्छा था भाई, उनका तो एग्जाम 4-5 अटेम्प्ट मिलता है, बट जनरली आई वॉज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। समझ में आ गया? तो टाइम पे भी कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, एफिशिएंट तो थे, काम तो कर दिया ना, बट 22 महीने में किया। इज दैट क्लियर? कॉस्ट भी कम लिया आपसे। खोपड़े में बात गई? तो ध्यान से सुनिएगा, इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट मतलब सस्ते में तो काम हो गया, सस्ते में काम हुआ, नो 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 नो, इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। हम इफेक्टिव थे, काम हो गया, बट कॉस्ट बढ़ गई। और एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव का मतलब कॉस्ट बढ़ गई बट काम हो ही नहीं पाया। दोनों बातें क्लियर रहेंगी कि नहीं? बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है चिल्ड्रन, बड़ा ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है। इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, आई रिपीट, इफेक्टिव तो है बट हम एफिशिएंट नहीं है, काम किया बट कॉस्ट बढ़ गई। और इसी का उल्टा कर दीजिए, कॉस्ट तो मीटअप हो गई बट काम ही नहीं हो पाया। अंडरस्टूड दिस? चलिए
सो आपने दादाजी की बात की होगी और आपने पापा जी की भी बात की होगी और आपने अपनी बात भी की होगी। अंडा ले आओ, ब्रेड ले आओ, जूते पॉलिश करवाया और रामू काका बना के रखा है सर हमें घर पे। इट इज व्हाट? ऑपरेशनल लेवल है इसी लायक और क्या। अब पापा अगर ये सब काम करेंगे तो महीने का लाखों कौन कमाएगा? समझ में आ गया। और दादाजी को पता लगा आप बाजार के सारे काम के लिए भेज रहे हैं और कहीं कोई सो कॉल्ड ट्रक वाला साइड से टेंजेंट करते हुए निकल गया, तो पता लगा दादाजी अस्पताल में जमा हो गए, लेक्चर रिकॉर्ड पे गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो खर्चे बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया। अभी कोविड जब था तो मैंने तो मम्मी को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया, ज्यादा अगर बाहर फुदकी तो बंद कर दूंगा कमरे के अंदर। समझ में आ गया। और एक दो बार देखा पड़ोसी वाली आंटी खूब गुबड़ू गुबड़ू किए पड़ी थी, तो मैंने कहा ऐसा है अब मैं चेन से बांध दूंगा अगर आप बाहर गई तो। समझ में आ गया। तो इन दैट केस क्यों ऐसा बोला सर आप बड़े बदतमीज? अरे बदतमीज मानते ही नहीं ये लोग, बूढ़े लोग कह रहे क्या हुआ इतनी तो जिंदगी जी ली है। अरे सीनियर सिटीजन है, इंटरेस्ट रेट एक तो ज्यादा मिलता है, ऊपर से टैक्स पे ज्यादा छूट मिलती है, चलेगा तो नुकसान नहीं हो जाएगा, इसे चिंता करना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया। समझ में आ गया। और कहीं हड्डी हड्डी खिसक गई तो रिक्यूब होने में भी टाइम लगता है, कैल्शियम का प्रॉब्लम रहता है। समझ में। जवान आदमी चलो दो हड्डी टूट भी गई कोई टेंशन की बात नहीं है। इज दैट क्लियर। और इनका वो इंश्योरेंस प्रीमियम भी ज्यादा होता है, तो इसलिए बड़े बूढ़ों को तो निकलने ही मत दीजिए। इनसे कहिए बस हुक्म चलाइए बैठ के, बस एक लाठी ले लीजिए हुक्म चलाइए, जो न हमारे सूद दीजिए कायदे से। पापा का काम है टॉप लेवल की बात मानना और मिडिल लेवल के उसको ऊपर, मतलब ऑपरेशनल लेवल के ऊपर उसको लागू कराना। तो ये किस चीज का काम करते हैं बच्चों? एग्जीक्यूशन का। ये किस चीज पे काम करते हैं बच्चों? आंसर पॉलिसी मेकिंग। और ये दलित क्या काम करते हैं? टू अकम्प्लिश द वर्क। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई, पक्का। चलिए, तो टॉप लेवल कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड डिपार्टमेंटल हेड्स। अब इनका काम बड़ा डिफिकल्ट होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। क्या ये सवेरे 9 बजे ऑफिस में आके शाम को 5 बजे जा सकते हैं? इनका ना ऑफिस आने का कोई टाइम होता है ना जाने का। तो अगर आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं बच्चों, गॉट इट क्लियर, एंड ही हैज टू मेक डिसीजन, आप उनसे क्या कहेंगे? नई मूवी लगी है मैं अटल हूं। पापा कहेंगे मैं भी अटल हूं, मैं तो ऑफिस जाऊंगा ही जाऊंगा, चाहे तुम मूवी जाओ चाहे ना जाओ। तो इन दैट केस पापा काम है भाई ऑफिस जाना ही जाना है, चाहे नौकर आए चाहे ना आए, चाहे ज्यादा ठंड हो चाहे कम गर्मी हो, ऑफिस तो जाना ही जाना है। तो पापा इज इन्वॉल्व इन व्हाट इज नोन एज पॉलिसी मेकिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो भाई एग्जीक्यूशन का काम भी डायरेक्ट ही होता है, और जो नौकर हैं लो लेवल पे वो काम करेंगे बेसिकली। ठीक, अब मान लीजिए आप ठेकेदार बन गए और मेरी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो आई विल होल्ड टॉक्स विद अंबानीज एंड अडानीज, उनके नए ऑफिस स्पेसेस का कंस्ट्रक्शन होना है, मैं उनसे बिजनेस लेके आऊंगा, कॉस्ट पे उनके साथ नेगोशिएट करूंगा कि किस प्राइस पे हम आपकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर आप मेरे ठेकेदार हैं, तो आई एम एट द टॉप लेवल, यू आर एट द मिडिल लेवल, और वो जो मिस्त्री मजदूर मेसन वर्कर्स होते हैं चिल्ड्रन, दे आर एट द ऑपरेशनल लेवल। समझ में आ गया। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो पहले और दूसरे लेवल्स होते हैं ना, ये ओनर ही मैनेज कर लेता है, बट कॉर्पोरेट बिजनेस में आपको ये सब अलग अलग नजर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए, सो ये एनालाइज करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। अभी आपने देखा होगा लगभग 12,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अडानी अंकल ने तेलंगाना में किया है। मेरे को कह रहे थे चलिए फीता कटिंग सेरेमनी नेताजी से बात करनी है, आप बोलते बहुत अच्छा है। मैंने कहा आपके साथ बोलेंगे कुछ मिलेगा तो है नहीं, क्यों खाली पीली बोले जाकर, तो अपना आप जाइए और बोलिए। तो दे आर इन विच लेवल चिल्ड्रन? टॉप लेवल। समझ में आ गया। फिर अब वहां पे मान लीजिए फैक्ट्री सेटअप कर दी उन्होंने, ऑयल एक्सप्लोरेशन प्लांट लगा लिया, कोई होटल वगैरह वगैरह, तो जो वहां पे काम करने वाला स्टाफ होगा टॉप लेवल पे उस इंडस्ट्री उस फर्म के अंदर, वो मिडिल लेवल पे आ जाएगा। और जो लोग डायरेक्ट काम को अंजाम दे रहे हैं, दे आर एट द ऑपरेशनल लेवल। ठीक है। तो रतन टाटा जी ने मीटिंग होल्ड की अपने ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के सीईओज के साथ, और इंडिया में मान लीजिए 2-4 सीईओज हैं उनके, नॉर्थ जोन का अलग, साउथ अलग, ईस्ट अलग और वेस्ट अलग। तो दे ऑल आर इन विच पोजीशन चिल्ड्रन? टॉप लेवल। समझ में आ गया। अब हर सीईओ ने अपने होटल के जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, रिलेशनशिप मैनेजर, इन सबको बता दिया कि भाई आने वाले 5 साल में इंडिया में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत डेवलपमेंट मिलने वाला है, गवर्नमेंट बड़े रिलैक्सेशन देगी, होटल के रूम्स पे जीएसटी कम किया जा रहा है ताकि मेरे जैसे गरीब भी वहां पे स्टे कर पाए।
तो इन दैट केस ये हो गया मिडिल लेवल। और वो जो वहां पे बार टेंडर और वेटर ये सब आपको नजर आते हैं ना, दे आर एट द ऑपरेशनल लेवल। समझ में आ गई बात? तो ये अगर गलत सोचेंगे फर्म निपट जाएगी पूरी की पूरी। तो इनके डायरेक्शन से ही ऑर्गेनाइजेशन चलता है। आजादी की बात करते हैं बच्चों, गांधी जी ने लोगों को समझाया कैसे अंग्रेजों से लड़ना है, तो ही वॉज एट द टॉप लेवल। समझ में आ गया? और उसके बाद जो हर पर्टिकुलर जगह पे मीटिंग करके इनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ मतलब, बनाते थे पॉलिसी, दे आर एट द मिडिल लेवल। और जो गोली खाने के लिए तैयार रहते थे, डंडा खाने के लिए, दे आर एट द ऑपरेशनल लेवल। समझ गए बात को? चलो, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे डिसाइड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज की कैसे हमारी कंपनी तरक्की करे। तो मैनेजमेंट ऑफ लेवल में मतलब मैनेजमेंट लेवल्स में ये एक कोड वर्ड बना लीजिए चिल्ड्रन, कार्ड। शादी का मौका है, कार्ड आ रहा है ना घर पे, तो कार्ड का मतलब समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। मुकेश अंबानी को पता लग गया था कि भाई 4G टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा बोलबाला इंडिया में होने वाला है, बट हम एयरटेल को कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 4G की लाइसेंस फीस बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग सर्विस लोगों को प्रोवाइड की, एंड दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। जो टेक्नोलॉजी 4G की नॉर्मल टेक्नोलॉजी से काफी सस्ती है। आई रिपीट चिल्ड्रन, काफी सस्ती है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप भी मिठाई की दुकान चला रहे हो, मैं भी, बट हमारी 75% कुकिंग सोलर पावर से हो रही है, आपकी 99% कुकिंग एलपीजी गैस सिलेंडर से हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी, हमारी कॉस्ट बहुत कम होगी, तो इसलिए हमारी मिठाई सस्ती बिक जाती है और आप नहीं बेच पाते उतने सस्ते में। खोपड़े में बात गई। फिर हमने एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी तलाशी कि भाई यहां से हमें मान लीजिए यूएस अपनी मिठाई भेजनी है, तो सबसे फास्ट फ्लाइट भी 17 से 18 घंटे लेगी। आपने तो सोचा ही नहीं कभी इसके बारे में, बट हमने क्या सोचा, भाई इंडिया में डायबिटीज इज ऑन द वर्ज, तो हमारे देश में मिठाई की खपत बहुत कम है, चलो दूसरे देशों में इसको एक्सपोर्ट करो जहां पे लाइकिंग इंडियन स्वीट्स की। तो हमने इसको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और ऐसी मिठाई एक्सपोर्ट की, और ऐसा स्टोरेज सिस्टम बना लिया जो 20 घंटे तक मिठाई को खराब होने नहीं देगा। 40-40 घंटे के स्टोरेज सिस्टम्स आ गए, तो हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में भी चले गए। आप इंडिया में 800 रुपए किलो मिठाई बेच रहे हैं, हम $21 में वर्ल्ड वाइड मिठाई बेच रहे हैं, तो $21 भी 1800-1900 रुपए की मिठाई हो गई, तो आपसे डबल रेट पे मिठाई बेच रहे हैं, तो हमारे रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ गया टॉप लेवल का क्या काम है चलन? चलिए, ये बिचौलिए क्या करते हैं, इनका क्या काम है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इनका कॉम्पोजिशन क्या है। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, फाइनेंस हेड, प्रोडक्शन हेड, खोपड़े में बात गई। और अगर मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूं टॉप और मिडिल की, तो आपको दो बातें साथ में ऑन आनी चाहिए चिल्ड्रन। फंक्शनल मैनेजमेंट आपने सुना होगा, और एक दूसरा चलता था, व्हाट वाज दैट? याद करिए। यस, डिविजनल। डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर याद आया? अब सर ये डिविजनल और फंक्शनल क्या होता है? प्रोडक्शन हेड, फाइनेंस हेड, मार्केटिंग हेड, परचेज हेड, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग हेड, ट्रांसपोर्टेशन हेड, ये अलग अलग हरकतें हैं, इट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? लाइटिंग डिवीजन, खोपड़े में बात गई। एयर कंडीशनिंग डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, मोबाइल फोन डिवीजन, कारपेट एंड मैट्रेस डिवीजन, फूड डिवीजन। तो हमारे इन टोटल 5-6 तरीके के बिजनेसेस हैं। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। मान लीजिए मिस्टर एक्स इज अ पर्सन चिल्ड्रन, जिसकी कंपनी है एक्स इन ऑल लिमिटेड। खोपड़े में बात गई। दे डील इन ऑयल, दे डील इन केमिकल्स, दे डील इन फुटवेयर, they deal in food, they deal in electronics, they deal in banking activities, they deal in insurance activities। कितने विभिन्न प्रकार के धंधे यहां पे मैंने लिखे चिल्ड्रन? आंसर 7। तो ये 7 तरीके के बिजनेसेस इनके हैं। इट इज नोन एज व्हाट? डिविजनल स्ट्रक्चर। सब में मार्केटिंग हेड है, सब में फाइनेंस हेड है, सब में प्रोडक्शन हेड है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग हेड है। तो ये सब में कितने कितने डिपार्टमेंट से चल रहे हैं? 4।
तो एवरी स्कूल हैज साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। तो ये क्या हो गया? डिविजनल। सब में कोऑर्डिनेटर्स हैं, सब में क्लास टीचर्स हैं। समझ में आ गया? इट इज व्हाट? फंक्शनल। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो यहां पे हम डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की बात कर रहे हैं बच्चों, तो वी मीन टू टॉक अबाउट व्हाट? फंक्शनल स्ट्रक्चर। खोपड़े में बात गई। बट जब आपने भी साल भर पढ़ा तो मैंने यहां पे कभी वर्ड नहीं यूज किया, क्योंकि वो आगे की पढ़ाई है, बट अब आप यूज कर सकते हैं। तो इनका सबसे पहला काम क्या है? मैन पावर प्लानिंग करी, कितने लोग हमको अपने ऑफिस में चाहिए। देन दे असाइन व्हाट चिल्ड्रन? ड्यूटीज। समझ में आ गया? तो दिस एंड दिस बोथ मेक अप द फंक्शन और द एलिमेंट नोन एज स्टाफिंग चिल्ड्रन। देन इट इज टू बी सीन कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई ना करें। एंड देन वील फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने एक शब्द पढ़ा होगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में चिल्ड्रन, डेलीगेशन। तो मैं आपको ये सब बातें यहां क्यों बता रहा हूं? जब आप आंसर लिखेंगे ना, इसके अंदर अगर ब्रैकेट में अगर आपको लिखना पड़ेगा और आपने ये चीज अगर लिख दी तो टीचर समझ जाएगा बहुत कायदे से आप पढ़ के आए हो। तो आप लिख सकते हैं एम्पावर्स द डेलीगेशन फंक्शन, मेकिंग मैन पावर प्लानिंग, असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज। आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में एम्पावरिंग द स्टाफिंग एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, और उसको हाईलाइट भी कर देंगे तो टीचर विल अंडरस्टैंड की पढ़ाई हुई है। आउटलुक द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, मतलब ये क्या करेंगे चिल्ड्रन? फॉलो अप भी करेंगे। ओके, इसीलिए बोलते हैं कि टॉप मैनेजमेंट अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको डेलीगेट करेगा? मिडिल को। और मिडिल वाले ऑपरेशनल को। वो मूवी देखी होगी ना जिसमें लड़के की शादी होती है, बहू आती है घर में, माता जी कहती है ले बहू चाबियां अब तेरी हो गई। मतलब दिल में ऐसा होता है कि इसी को अब चाबी देनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डेलीगेशन। समझ में आ गया? ऑपरेशनल मैनेजमेंट, इनकी तनख्वाह बड़ी कम होते हैं, बड़े गरीब होते हैं ये, क्या बोलेंगे इनको? स्लिम। समझ में आ गया? अगर आपके घर में कोई अंकल आंटी है एकदम पतरे चिमिरकी टाइप के, तो आप बोलिएगा ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट है। समझ में आ गया? तो भाई ये कौन होते हैं? सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर। अब ये ना हो कि पुलिस में सुपरिटेंडेंट साहब मिल गए, अच्छा अच्छा आप ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, समझ में आ गया? तो वो सुपरिटेंडेंट दूसरे होते हैं, ऑफिस इंचार्ज मतलब सुपरवाइजर एंड सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर मतलब वो किसी भी ऑफिस में जब आप जाते हैं तो सामने टेबल पे काउंटर पे जो लोग आपको नजर आते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेक्शन ऑफिसर्स। कभी मान लीजिए रिलायंस ट्रेंड्स के आप शोरूम में जाइए, वहां कपड़ा दिखाने वाले जो लड़के होते हैं, लड़कियां भी होती हैं वहां पे, जो बैग वैग ले आते हैं, जब देखते हैं आप चार कपड़े ज्यादा खरीद रहे हो, ठीक, और किसी दुकान पे साड़ी खरीदने, मम्मी ने 2 साड़ी फाइनल कर दी, रामू जाओ जरा भाभी जी की चाय लेते आओ। हम भी गए थे एक बार, सिस्टर की शादी थी, शॉपिंग करने, तो बोला चाय पियेंगे, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक। मैंने तुम पहले कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, फिर उसके बाद चाय, उसके बाद कॉफी, फिर उसके बाद घर वाले मेरे को अपने साथ लेके नहीं गए कभी। ठीक है, छोटे बच्चे जिद करते हैं, अब दुकानदार को लग रहा है ये अंकल आंटी भागेंगे, उनके लिए चिप्स ले आते हैं, वो 5 रुपए लाते हैं बस, बड़ा वाला चिप्स नहीं लेके आते। चलिए, तो ये वर्कर्स की प्रॉब्लम और कोई कंप्लेंट्स या ग्रीवियंस होता है बच्चों डे टू डे वर्किंग कंडीशन में, तो उसको सॉल्व करते हैं। दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मिडिल लेवल मैनेजर्स। कि भाई मान लीजिए मेसन वर्कर है, कह रहा है भाई अभी सीमेंट नहीं आया, तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा मैनेजर को भैया सीमेंट मंगवाओ नहीं तो काम रुक जाएगा, दीज एक्टिविटीज। देन दे गिव इंस्ट्रक्शन टू द मिडिल मैनेजमेंट की, जो मतलब मिडिल मैनेजमेंट से इनको इंस्ट्रक्शन मिलता है कैसे आपको काम को अंजाम देना है, दे फॉरवर्ड इट। देयर आफ्टर वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, दे सी कि जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है वो मेंटेन हो, और ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज हो कि कम से कम वेस्टेज हो, कम से कम वेस्टेज हो। समझ में आ गया? बिकॉज अगर वेस्टेज बढ़ेगी तो अगेन कॉम्प्रोमाइज कहां पे हो जाएगा? इफेक्टिव में कि एफिशिएंसी पे? इफेक्टिव पे होगा, एफिशिएंसी, मिनिमम कॉस्ट की बात कर रहे थे ना, तो यहां पे आप ये सब चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। जब एक चीज में ढेर सारी चीज पढ़ेंगे तो अपने आप लॉन्ग आंसर लिखने को आपको कंटेंट मिल जाएगा। समझ गए बच्चों? चलिए, तो सर ये ह्यूमैनिटीज वाले पढ़ेंगे, साइंस वाले पढ़ेंगे, चलिए हमको तो कुछ नहीं पढ़ना, एमबीए पढ़ेंगे इसको। नहीं बच्चों, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, और साइंस का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल। मैं वही बिजनेस स्टडीज कॉमर्स पढ़ा रहा हूं जो हर टीचर पढ़ाता है, बट मेरे एग्जाम्पल थोड़े दलित टाइप के होते हैं। गॉट इट क्लियर? इट इज बेस्ड ऑन अ गिवन सेट ऑफ प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल मत लिखाइएगा, या आप बोल सकते हैं लॉजिक। गॉट इट क्लियर? एंड दिस इज व्हाट वी अर्न बाय
प्रैक्टिस चिल्ड्रन। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई, झाड़ू थाली में पीटा, बढ़िया आवाज आ गई। AR रहमान साहब कह रहे हैं ये म्यूजिक है मेरे अगले मूवी का, टाइगर 5। समझ में आ गया? इट इज प्रोफेशन बेसिकली। समझ में आ गया? या आप इसको थोड़ा सा आर्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरे इसके ओरिजिनल वीडियो थे देखिएगा, उसमें सोनू निगम वगैरह शाहरुख खान की फोटो भी थी, बड़े फैसिनेटिंग टाइप के थे। ये थोड़ा सा बोरिंग है, कोई बात नहीं। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या होता है चिल्ड्रन? सिंपल सी बात है, मिस्टर धीरू भाई अंबानी, नाम तो सुना ही होगा। इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री सेटअप किया, अपने दो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को सौंप दिया। ये अनिल अंबानी थोड़ा आवारा टाइप का था, मुकेश अंबानी थोड़े सीरियस बिजनेस टाइप है। तो आपको अगर अपने मोहल्ले में कोई आवारा टाइप नजर, बोलेगा अनिल अंबानी हो गया एकदम से, और कोई सीरियस टाइप नजर आए, ये मुकेश अंबानी टाइप है। ओके, तो अब इन्होंने सोचा कि भाई मेरे दोनों बेटे, मेरे दो अनमोल रतन, एक का नाम ना है राम ना है दूसरा लखन, ये अच्छे से बिजनेस करेंगे। अनिल अंबानी तो बोल दिया पूरा बिजनेस दलिद्र कहीं का, एंड ये थोड़ा बढ़िया सुप्रीम हाइट तक ले गए। बट अब मुकेश अंबानी जी को लग रहा है कि बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है कि मेरे जो हट्टे कट्टे हाथी भैंस जैसे बच्चे हैं, छोटा हाथी टाइप, वो इस बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो मेरे को फोन किए एक दिन, कह रहे सर, हाँ कोई बात नहीं, कोई डर पड़ा है क्या? तो सो कॉल्ड मेरे को फोन किए, कह रहे सर आप मेरा बिजनेस मैनेज कर देंगे? मैंने, कोई मेरा पढ़ाई लिखाई से फुर्सत नहीं है, तो मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगा, किसी को पकड़ लो। तो ये IIMs, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में गए, वहां से लोगों को पकड़ के ले आए। या कोई एग्जिस्टिंग टाटा या इन्फोसिस में सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रेसिडेंट की पोस्ट पे था, ही थॉट कि एक आदमी अच्छा है, तो ज्यादा पैसा लेके अपने पास ले आए। तो दिस इज कॉल्ड एज कि ये फैमिली बिजनेस एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह चले कम से कम। समझ में आई बात कि नहीं? तो पहले वो सोनिया गांधी जी थी, अब उनके बेटे पप्पू गांधी, क्या नाम है उसका, राहुल गांधी, हाँ वही एक ही बात है, तो उनको ले लिया इन्होंने। तो ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं है, आई रिपीट, ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं है। बट बीजेपी में भाई अमित शाह जी को लग रहा है इस बार सौरभ कर को 2025 में टिकट दिया जाए। समझ में आ गया? वोट वोट मिल सकता है ठीक ठाक, इनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, यूट्यूब पे वीडियो भी अच्छे हैं, और सब्सक्राइबर भी ठीक ठाक हो ही गए, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, तो इनको टिकट पकड़ा दिया जाए। तो मैं कोई भाई खानदानी RSS या बीजेपी का तो हूं नहीं, बट उनको लगा कि पर्सन केपेबल है, तो भाई इसको इलेक्शन में टिकट दे देना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो पहले जब घरों में शादियां होती थी ना, मौसी जी की देवरानी के भतीजे के चाचे की छोटी जो लड़की है, वो अभी 23 साल की हो गई है, और आपके भैया भी 25 के हो गए हैं। अब यहां पे रिश्ता जोड़ दिया गया। अगेन मैनेजमेंट बाय प्रोफेशन नहीं है। मैट्रिमोनियल साइट पे पहले खानदान की औकात देख ली, फिर रिश्ता हाँ किया। इट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। समझ में आ गया? तो परिवारवाद नहीं चलेगा, प्रोफेशनवाद चलेगा। समझे कि नहीं समझे? पक्का? So, an economic activity which is conducted by a person having specialized knowledge, और कैसे मिलेगी वो knowledge children? Acquired by a course of study and training serving the society. तो आप डॉक्टर को प्रोफेशनल बोल सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रोफेशनल बोल सकते हैं, बट डेफिनेटली इंजीनियर इज नॉट अ प्रोफेशनल। हाँ, इंजीनियर अगर कोई अपना प्रोफेशन कैरी करता है, इंटीरियर डिजाइनिंग का कोई काम चालू कर दिया, तब इंजीनियरिंग इज ऑल्सो अ प्रोफेशन चिल्ड्रन। समझ में आ गया? तो प्रोफेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। द फर्स्ट इज सर्विस मोटिव। हमारे हिंदुस्तान में 90% लोग सर्विस मोटिव जहां पे शब्द देखते हैं समझ लेते हैं फ्री का सामान है ये। अरे ना भैया, सर्विस मोटिव का मतलब इंटेंजिबिलिटी है, टेंजिबिलिटी नहीं है। ओके, लॉ हो गया, डॉक्टरी का प्रोफेशन हो गया, दिस इज ऑल कंसर्न्ड एज गिविंग व्हाट चिल्ड्रन? सर्विसेज। यहां पे लोग पैसे लेते हैं बट सामान नहीं बेचते, क्या देते हैं? सर्विस देते हैं। गॉट इट क्लियर? बेसिक पर्पस इज टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। अब अगेन चिल्ड्रन, यहां पे प्रोडक्ट शब्द का मतलब क्या है? सर्विस ही है, ताकि सोसाइटी का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा। खोपड़े में बात गई? तो प्रेजेंटली मैनेजमेंट में एज ऑफ टुडे ऐसा फीचर पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहां पे मैनेजमेंट में सर्विसेज के साथ साथ प्रोडक्ट्स भी बेचे जाते हैं। तो सिर्फ अगर सर्विसेज हो एंड टैंजिबल प्रोडक्ट्स ना हो, तब आप बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। बट मैनेजमेंट का जो एप्लीकेशन है, दैट इज अ प्रोफेशन, कि भाई हम पढ़े लिखे लोगों को अपनी कंपनी में ले आए ताकि हमारी कंपनी और अच्छी चले। बट रियलिटी में मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। समझ में आ गया? सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज अक्वायर्ड थ्रू नॉलेज चिल्ड्रन। कहीं आपने पढ़ाई लिखाई की हो, दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर। क्या दुनिया के सारे सक्सेसफुल मैनेजर्स MBA करके आए हैं? नो। क्या उन्होंने पूरा मैनेजमेंट पढ़ा? नो। उन्होंने एक्चुअली मैनेजमेंट को खुद बनाया।
जो प्रैक्टिसेस रतन टाटा ने अप्लाई की अपने टाटा सन्स में, मुकेश अंबानी ने अप्लाई की, गौतम अडानी ने अप्लाई की, एंड व्हेन दे प्रूव टू बी सक्सेसफुल, मान लिया गया कि ये सही मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। मैनेजमेंट टू इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो ये फीचर तो मैनेजमेंट के अंदर है। तो मैनेजमेंट बाय प्रोफेशन या मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का मतलब कि हम किसी भी प्रोफेशनल एक्टिविटी को अगर कर रहे हैं तो वो भी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। बट पहले पॉइंट में आपने क्या देखा, मैनेजमेंट का बेसिक पर्पस होता है टू प्रोवाइड गुड्स एट रीजनेबल कॉस्ट, बट यहां पे हमने गुड्स की जगह क्या ऐड किया हुआ है, सर्विस, सिंपल एज दैट। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, मुकेश अंबानी हो सकता है पूरा फॉर्मल एमबीए कंप्लीट ना किया उन्होंने, रतन टाटा जी ने हो सकता है कभी एमबीए की पढ़ाई ही ना की हो, बट जो प्रैक्टिसेस उन्होंने अडॉप्ट की अपनी फॉर्मल लर्निंग के थ्रू टाटा सन्स में जब से वो आए, वो लगभग उससे काफी मिलती जुलती थी जो एमबीए इंस्टीट्यूशंस में आपको पढ़ाया जाता है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर चिल्ड्रन। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एक डॉक्टर क्या हर पेशेंट को जाके गाएगा ये मरने वाला है मेरा पेशेंट, बिल्कुल भी नहीं। तो देयर आर सर्टेन एथिक्स चिल्ड्रन। सो ये कोड बनाता कौन है, आपने आईसीएआई का नाम सुना होगा, आईसीएसआई का नाम सुना होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा। ये सारे इंस्टीट्यूशन है, लाइक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, बार काउंसिल एडवोकेट्स और जितने लीगल फील्ड के लोग होते हैं उनके ऊपर, आईसीएआई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है किनके ऊपर, सोचिए सोचिए सोचिए, अरे आईसीएआई नहीं पता, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, किनके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा, सीएस के लिए बनाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया किसके लिए नियम कायदा कानून बनाएगा, सीएस के लिए। तो मैं आपको एक आईसीएआई का सिंपल सा रूल बताता हूं, जिस दिन आपका सीए कंप्लीट हो गया और आपको मेंबरशिप मिल गई, अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप सीए प्रोफेशन प्रैक्टिस करेंगे या पढ़ाएंगे टीचर की तरह। अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सरेंडर करना पड़ेगा, फिर आप दोनों काम नहीं कर सकते। सर बड़ी बदमाशी है ये, प्रैक्टिस करते रहिए और बिना बोर्ड के पढ़ाते रहिए, बिना बोर्ड मतलब क्लास वाला व्हाइट बोर्ड नहीं, बिना एडवर्टाइजमेंट के, चोरी चोरी चुपके चुपके, समझ में आ गया, किसी को पता भी नहीं लगेगा किसी और नाम से। सर अगर यूट्यूब पे पढ़ाएंगे तो पकड़े जाएंगे, अरे नहीं वो अवतार लगा लीजिए, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये अवतार आ गया, आप इस अवतार से पढ़ा सकते हैं तो पता भी नहीं लगेगा कौन पढ़ा रहा है एज सच, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं आगे, खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, कैसे अवतार को यूज करना है आपको। अरे ये अवतार गायब हो गया क्या, देखिए अवतार को हटाना पड़ेगा, हाँ चलिए भाई अवतार हट गया, समझ में आ गया। तो ऐसे अवतार के साथ आप पढ़ा सकते हैं, कंप्यूटर है भाई कुछ भी हो सकता है। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, तो ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट हर सो कॉल्ड प्रोफेशनल बॉडी बनाती है, और अगर आप उसके मेंबर हैं तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। पक्का पता है डॉक्टर को ऑपरेशन में एक मरीज मर गया, डेड बॉडी अब जलेगी या दफनाई जाएगी एज पर द रिलीजन, तो डॉक्टर क्या उसी किडनी निकाल भेज दे किसी को, कोड ऑफ कंडक्ट है, ये काम आप नहीं कर सकते। अगर उसके फैमिली मेंबर्स कह रहे हैं हमको बॉडी डोनेट करनी है, वो इंसान खुद मरने से पहले लिख के गया था कि बॉडी डोनेट करनी है, ये कंजूस टाइप के लोग ये सब काम बहुत करते हैं ताकि किराया में खर्चा कम से कम हो, समझ में आ गया, प्लस अवार्ड अलग से मिलेगा। सो देयर इज नो स्टैट्यूटरी बैकिंग फॉर दिस कोड, तो अगेन चिल्ड्रन दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, समझ में आ गया। तो हमारे देश की सरकार बोलती है इन इंस्टीट्यूशंस को, बट अगेन कोई ऐसा कानून नहीं है कि इनको कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाना ही बनाना है। एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि आप इतनी पढ़ाई करने के बाद इस प्रोफेशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगेन चिल्ड्रन, अगर आपने अपनी फैक्ट्री में किसी को मैनेजर बनाना है, आपको पता है कि वो एक्स कंपनी में बड़ा बढ़िया बिजनेस कर रहा है, रेवेन्यू बहुत भयंकर तरीके से बढ़ा रहा है, बड़ी अकल है उस इंसान के पास, क्या आप पूछेंगे एमबीए किए हो, नहीं किए, अच्छा जाओ पहले एमबीए करो तब नौकरी देंगे तुमको, अरे भाग जाए कहीं और चला जाएगा, इट इज बेटर कि आप उसको हायर कर लें। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझे, पक्का। मान लीजिए कि आपके भैया ने एमबीए कर लिया, आने वाली जो भाभी हैं वो 12th पास हैं, भाई भैया तो ऑब्वियस सी बात है ना ही बोलेगा, बट भैया सोच रहा है 6 करोड़ रुपए दहेज आ रहा है, रोल्स रॉयस भी मिल रही है, सरसों साहब की 15 फैक्ट्रियां हैं, कोई बात नहीं, नेशनल ओपन स्कूल से ग्रेजुएशन वगैरह भी कराई दिया जाएगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कराई देंगे, और भैया ने हाँ बोल दिया, और उसके बाद भाभी का चलो तुम पढ़ो, भाभी के दिमाग खराब हो गए,
अगर पढ़ना लिखना होता मैं शादी क्यों करती, मैं पढ़ लिख के कहीं नौकरी ना कर लेती। तो भाभी पढ़ने का मन ही नहीं था बिल्कुल। तो चिल्ड्रन अगेन, अगर आपको किसी को एज अ मैनेजर हायर करना है तो आप उसके वर्क प्रोफाइल को देखेंगे, आप उसकी एफिशिएंसी को देखेंगे, लास्ट कंपनी में वो कैसा काम कर रहा था या कर रही थी। यू विल सी टू दिस, नॉट कि उसकी डिग्री क्या है। तो सिमिलरली देयर इज नो कंपल्जन फॉर मैनेजर्स टू बी द मेंबर्स ऑफ एनी एसोसिएशन। तो अगर हमारे निर्मला सीतारमन जी को पता है कि मनमोहन सिंह जी ने कभी भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम नहीं दिया, ना उनके पास टैक्स में कोई डिग्री है, बट इकोनॉमिस्ट है बहुत भयंकर और अकल बहुत अच्छी है देश चलाने की, तो क्या वो पहले मनमोहन सिंह जी से कहीं जाइए पहले सीए का एग्जाम दीजिए, जाइए पहले सर्टिफिकेट ऑफ टैक्सेशन का कोर्स करिए, तब मैं आपसे सलाह लेने आऊंगी? इज इट सो? एब्सोल्युटली नॉट। तो अगेन चिल्ड्रन, कोई कंपल्जन नहीं है मैनेजर्स के लिए कि आपने इस तरह का कोई संस्था ज्वाइन किया हो, सिर्फ आपका वर्क एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो मान लीजिए कि भाई मेरा एक बेकरी शॉप है, ओके, कैफेटेरिया भी है, केक पेस्ट्री में मैं डील करता हूं। अब मेरे को एक पर्सन मिल गया और मेरे को पता है कि ये 2 लाख रुपए महीना लेगा और ऐसा केक पेस्ट्री बनाएगा जो अगल बगल 200-400 किलोमीटर तक कोई नहीं टेस्ट का बना सकता। सर कहां से पकड़े आप इसको? इसको लेके आए यूरोप से सीधे, क्वीन एलिजाबेथ के महल में, बर्मिंगम पैलेस में सब काम करता था। सर इंडिया कैसे चला आया? इसकी शादी करा दी एक रईस परिवार में हिंदुस्तान में मैंने। तो अगेन चिल्ड्रन, मेरे को मतलब नहीं इसकी डिग्री क्या है, बट इसको काम वो आता है जो मेरे को चाहिए। ओके, तो क्या मैं इसको बोलूंगा जाओ पहले तुम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन की मेंबरशिप लेके आओ? नॉट एट ऑल। Restricted entry. The entry of above stated profession is restricted through a prescribed qualification, but there is no restriction on anyone being appointed as a manager. अगर डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस एमएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके एम्स वाले आपको नौकरी देंगे। समझ में आ गया? बट मेरे पास ग्रैंडफादर की 1,000 करोड़ की अक्वायर्ड वेल्थ है, ऐसा कुछ है नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, पता लोग किडनैप कर ले मेरे को। समझ में आ गया? 1,000 करोड़ की अक्वायर्ड वेल्थ है मान लीजिए ऐसा, और अब मेरे पास लैंड एरिया भी लगभग 10,000 एकड़ है, क्वीन एलिजाबेथ ने गोद लिया था। समझ में आ गया? और एम्स वाले सोच रहे हैं कि भाई अगर सौरभ सर को पार्टनर बना ले अपने नए हॉस्पिटल में एम्स प्रयागराज में, तो ये दोनों चीजें फोकट में मिल जाएंगी। तो मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, बट दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मैं ही चला रहा हूं। समझ में? ओयो का नाम सुना है चिल्ड्रन? तो ओयो जो है वो 24-25 साल का लड़का है जो वाइस प्रेसिडेंट है, कंपनी का सीईओ है, उसने कोई होटल मैनेजमेंट किया ही नहीं है। उबर की बात ले लीजिए आप, अपनी एक भी गाड़ी नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड कैब सर्विस चलाते हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी किसी को मैनेजर बनना है तो उसको कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन पढ़ी लिखी होनी चाहिए। हाँ, अगर आप मैनेजर अच्छे बनना चाहते हो ना, पढ़ लिख लें, तो आप काफी बढ़िया सो कॉल्ड मैनेजमेंट संभाल सकते हैं। गॉट इट क्लियर? तो रतन टाटा जी किसी एमबीए स्कूल में नहीं गए, और वो जो हमारे जीए अंकल हैं गौतम अडानी जी, स्कूल ड्रॉप आउट है। समझ में? ग्रेजुएशन भी ठीक से कंप्लीट नहीं किया। ए आर रहमान जी का नाम सुना आपने? बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनी उनको अपना डायरेक्टर बनाना चाहती है, सीईओ बनाना चाहती है, फाउंडर बनाना चाहती है, बट क्या उन्होंने किसी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या किसी इंस्टीट्यूशन में जाके कुछ सीखा? ऐसा नहीं सीखा, वो सब इम्बाइब्ड है बेसिकली। समझ में आ गया? So presently this feature is also not in management. So we can say कि management can be used as a profession, but it is not a true profession. तो इसका पूरे टेक्स्ट का मतलब यही है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई कर लें तो ये जरूरी नहीं कि आपको अच्छी मैनेजमेंट की जॉब मिल ही जाए, और अगर आपको ठीक से मैनेजमेंट आता है तो इसका ये मतलब भी नहीं कि आपको कोई हायर करेगा ही नहीं। समझ में आ गया? आप दूर मत जाइए, सिर्फ अपनी मम्मी का एग्जाम्पल ले लीजिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दादी माँ की छत्र छाया में, शब्द आप और भी इसका सिनोनिम यूज कर सकते हैं, व्हाट इट क्लियर, उन्होंने घर को मैनेज करना सीख लिया। समझ में आ गया? उन्होंने बढ़िया बढ़िया रेसिपी बनानी सीख ली, और लॉकडाउन में सोचा कि हम भी अपनी लिस्टिंग जोमेटो पे या जोमेटो पे करवा लें, और सो कॉल्ड अपने शहर की सबसे बढ़िया हिट कुक हो गई वो। तो उन्होंने कोई आईएचएम पूसा में जाके कुकिंग का कोर्स तो किया नहीं, तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन यही है। तो अगर अच्छा मैनेजर बनना है आज के कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में तो पढ़ाई जरूरी है, बट उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप आईएम से एमबीए का कोर्स करके आ गए तो आप अच्छे मैनेजर बन ही जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? सुंदर पिचाई साहब का नाम सुना होगा, अल्फाबेट कंपनी जो गूगल चलाती है, बेसिकली गूगल तो होल्डिंग हो गई, सब्सिडरी हो गई, अल्फाबेट उसकी पेरेंट कंपनी है जिसने गूगल को बनाया। तो उन्होंने गूगल क्रोम के बारे में कोडिंग वगैरह की, कंपनी को प्रोडक्ट दिया और दुनिया में हिट हो गया। तो सोचा अल्फाबेट ने ये इंसान भाग ना जाए, इसको सीईओ बना दो।
समझ में आ गया? उन्होंने बीटेक किया, फिर एमटेक किया, उन्होंने कोई एमबीए किसी कॉलेज से जाके नहीं किया, स्टिल मैनेजिंग वर्ल्ड्स बिगेस्ट आईटी कंपनी। तो ये बात याद रखने वाली है कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का मतलब इवन आफ्टर स्टडिंग एमबीए इट इज नॉट अ श्योरिटी कि आप मैनेजमेंट सीख जाएं, सिर्फ आपका ग्रूमिंग होता है थोड़ा सा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? चलिए, so लगभग half of the things have been done. Management as an art and science, children, this will be doing with objectives in the next lecture and importance, children. समझ में आ गई? चलिए, तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, लाइक कर देंगे, लाइक लोग, ना लाइक लोग कमेंट कर देंगे।